नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स दिए होते हैं। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से घटना चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी को आधार बना के हम देख रहे हैं इससे संबंधित प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आदिकाल से जुड़े हुए प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पे रचनाएं दी हुई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन है राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या कुवलय माला कथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उक्त व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर शर्मा की पुस्तक है और ये पुस्तक व्याकरण से संबंधित है। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। इस पुस्तक से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण यह किस प्रकार का ग्रंथ है। ऑप्शन है महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद या व्याकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। व्याकरण ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। तो अभी आपने ऊपर देखा था ऊपर वाले प्रश्न में कि इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन है कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उक्त व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। आदिकाल की भाषा कौन सी है। ऑप्शन है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल या अवधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आदिकाल की भाषा थी डिंगल और पिंगल, ऑप्शन सी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आदिकाल की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश रही। इसी अपभ्रंश की विभिन्न शैलियों से हिंदी की विभिन्न बोलियों तथा भाषाओं का विकास होता है। उपर्युक्त विकल्पों में से डिंगल पिंगल आदिकालीन भाषा रही है, जो क्रमशः राजस्थानी और ब्रजभाषा से मिलती जुलती है। हिंदी चारण कवियों की भाषा या रासो साहित्य की भाषा मुख्यतः डिंगल ही रही। डॉक्टर नगेंद्र अपने संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इसे शैली मानते हैं। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रासो साहित्य, ऑप्शन डी। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया है। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। इनमें से प्रमुख हैं विजयपाल रासो, जिसके रचयिता हैं नल्ले सिंह, हम्मीर रासो, जिसके रचयिता हैं शारंगधर, खुमार रासो, दलपत विजय, बीशल देव रासो, जिसके रचनाकार हैं नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो, जिसके
रचनाकार हैं चंद्रवरदाई और परमाल रासो, जिनके रचनाकार हैं जगनिक। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सरहपा, सबरपा, लुइपा, बेरूपा, डोम्बिपा, कर्णपा, कुकरीपा आदि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। घेरंड संहिता ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ये हठ योग संबंधी पुस्तक है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं हठ योग। गोरखनाथ जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं हठ योग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत और गोरक्षकल्प आदि। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? ऑप्शन है विरूपा, कर्णपा, सारंगधर या कुक्कुरिपा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है सारंगधर एक कवि थे। शेष सभी सिद्धों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है 84, 65, 72 या 66। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आपको बताना है कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। ऑप्शन है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्त पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे रासो काव्य लिखे जा रहे थे और दरबारी काव्य का भी जो है कहीं ना कहीं दरबारी काव्य का उस समय प्रचलन था। चारण कवि होते थे, वो अपने आश्रित राजाओं की वीरताओं का वर्णन करते थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? आपको बताना है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा या डिंगल पिंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रासो ग्रंथ डिंगल और पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। रासो ग्रंथों में भाषा के रूप में डिंगल पिंगल का प्रयोग किया गया है। डिंगल जहाँ राजस्थानी के निकट है, वहीं पिंगल ब्रज भाषा के निकट लगती है। रासो साहित्य श्रृंगार और वीर रस से युक्त है, जिसके लिए डिंगल पिंगल भाषा अनुकूल थी। आदिकाल में मुख्यतः अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो कालांतर में विभिन्न शैलियों, बोलियों व भाषाओं में परिवर्तित होकर आधुनिक हिंदी में देखी जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग रासो साहित्य के अंतर्गत किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? कौन सी भाषा सिद्धों की बानियों की है? ऑप्शन है सधुक्कड़ी, संध्या भाषा या खिचड़ी भाषा। शेष दोनों विकल्पों का बहुत मतलब नहीं है, कभी कभी ये विकल्प काम आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वानियों की भाषा है? ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर, संध्या भाषा। सिद्धों की बानियों की भाषा संध्या भाषा है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है, ध्यान रखिएगा। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? ऑप्शन है बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो या खुमान रासो।
इनमें से सही करना है हमें, कौन सा विकल्प सही है। कालक्रमानुसार कौन सा रासो ग्रंथ पहले लिखा गया, कौन सा बाद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीसल देव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हम्मीर रासो, फिर खुमार रासो। ऑप्शन ए। हालांकि इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, क्योंकि खुमार रासो पहली रचना मानी जाती है रासो साहित्य की, लेकिन यहाँ पे विकल्प ए दिया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प ए कालक्रमानुसार सही है। बीसल देव रासों के रचयिता नरपत नाल हैं। पृथ्वीराज रासों के चंदवरदाई, हम्मीर रासों के सारंगधर या सारंगधर तथा खुमान रासों के रचयिता हैं दलपत विजय। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंदवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंदवरदाई को ही माना है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। ऑप्शन है आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन या युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि कृष्ण लीला का प्रतिपादन तो भक्ति काल में आके होता है। इससे पहले ये तीनों जो विशेषताएं हैं ए, बी और डी, ये तीनों वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में मिलती है हमें। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता है। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है। उपदेश रसायन एक रचना है, इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है कवि विद्याधर, बी सारंगधर, सी धनपाल या डी जिनदत्त सूरी। तो ये रचना है जिनदत्त सूरी जी की, ऑप्शन डी। उपदेश रसायन आदिकालीन जिनदत्त सूरी द्वारा रचित